नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पी वाई जी एस अड्डा में। आज हम जो एक पॉइंटर है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे और इसमें दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न कितना है और किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो उसके सामने भी जब हम पढ़ेंगे तो कौन सा एग्ज़ाम कब आया हुआ है, मतलब कब एग्ज़ाम हुआ है, उसका कौन सा क्वेश्चन है, वो सारा विश्लेषण दिया होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, इसमें चलिए देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए दिया है विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है, तो वो भारत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में फिर पूछा है भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है, तो भारत की सर्वाधिक तटरेखा किसकी लंबी है, गुजरात की, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, विश्व में दूसरा कौन सा है। अभी तो घोषणा नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, लेकिन भारत अब पहला हो गया है और चीन दूसरा हो गया है, लेकिन फ़िलहाल इसमें भारत दिया हुआ है। अगला है भारत की भूमि सीमा का विस्तार कितना है, तो 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। कितना, 15,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद में फिर भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली शासन है, तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है, पहले कोलंबो हुआ करता था। और श्रीलंका में कोलंबो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर महावेली गंगा यहाँ की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध नदी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक स्टेडियम कभी कभी पूछा जाता है, गाले स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी श्रीलंका में ही स्थित है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो भारत में देखिए कन्याकुमारी वो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। जैसे ये हमारा भारत है तो यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, और ये हमारा हो गया तमिलनाडु। तो इसके 8 डिग्री 4 मिनट, जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट होता है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये इसके उत्तर में। भूमध्य रेखा हमारा नीचे से जाता है, तो ये इसके उत्तर में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। यही बात है कि कन्याकुमारी वो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि की, इसमें कह दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत का, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, जिसको 8 डिग्री 4 मिनट भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है कि वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप में है। तो कर्क रेखा के समीप में कौन सा है, कोलकाता है। देखिए कर्क रेखा वो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गुजरात हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा सीमा राजस्थान का छूता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा फिर एमपी हो जाता है, और एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ हो जाता है। यहाँ पर झारखंड की जो राजधानी रांची है, वो एकदम से कहाँ स्थित है, वो पूर्णतः ये हमारा कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये जो बात कर रहा है वो वेस्ट बंगाल की कर रहा है। तो कोलकाता एकदम कर्क रेखा के समीप है। अगर रांची दिया होता तो कोलकाता से बेहतर ऑप्शन हमारा हो जाता, वो रांची हो जाता। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे देख लेते हैं, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो उदयपुर। ये कहाँ है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर दिया हुआ है, ना कि उदयपुर। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में है और ये उदयपुर दिया हुआ है, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। तो वह भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के नज़दीक, ये ऑप्शन के हिसाब से होता है, उसमें ABCD करके दिया रहा होगा, तो उसी के हिसाब से है। ठीक है, अगला हमारा है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है, तो गांधीनगर। देखिए ये सब अलग अलग ऑप्शन नहीं होंगे, उनमें निकाला गया होगा, तो उसमें सबसे नज़दीक हमारा गांधीनगर आया होगा। अगला है वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, मणिपुर। अगला हमारा दिया है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो कितने से, तो अभी हमने बता दिया है कि कितने जगहों से, 8। कितने जगहों से, 8 जगहों से। ठीक है, आगे हमारा हो जाता है 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है वो है मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला है, ये हमारा हो जाता है अंडमान। ठीक है, और जो इसके बीच से ये हमारा हो जाता है निकोबार। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में जो एक चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान से निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर हमारा एक देश है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है,
कोको चैनल। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे म्यांमार से अंडमान या अंडमान निकोबार ले ले, जो भी लेना हो उसको ले ले, कौन सा चैनल अलग करता है, तो कोको चैनल, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि 10 डिग्री चैनल, ठीक है, पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में फिर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है। अगला हमारा है, यदि भारत का मानक समय याम्योत्तर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, स्थानीय समय क्या होगा, तो ये 14:30, यानी कि ये 2:30 बजे की बात कर रहा है, 2:30 की, ठीक है। अगला हमारा है, भारतीय मानक समय याम्योत्तर से नज़दीक, ठीक है, नज़दीक जो स्थित शहर है वो कौन सा है, मिर्ज़ापुर है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से ये भी होगा। भारतीय मानक समय IST, ठीक है, नैनी इलाहाबाद से जो रेखा है हमारी वो कहाँ से गुजरती है पूछा है, तो इलाहाबाद के समीप नैनी है, वहाँ से गुजरता है, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है कि मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा। मालदीव जो है वो समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। अच्छा, 9 डिग्री चैनल, तो ये 9 डिग्री चैनल जो हमारा है ये लक्षद्वीप को मिनीकॉय से अलग करता है। किसको, लक्षद्वीप को मिनीकॉय के बीच में स्थित है, मतलब अलग करता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पूछा हुआ है कि यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, ध्यान रखिएगा, एक बात समझ लीजिए, जो हमारा ये ईस्ट साइड है और वेस्ट, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 2 घंटे है, बस आपको इतना याद रखना है। अब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कभी भी डिस्टेंस पूछे तो 2 घंटे का अंतर होगा, या आगे या पीछे जैसा दिया है वैसा हम क्वेश्चन में कर लेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दिया, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे, ठीक है, प्रातः यानी सुबह में होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय, अब देखिए यहाँ 5 बजे है तो यहाँ सुबह के क्या बज जाएंगे, 2 घंटा आगे कर लेंगे, यानी 7 बजे। अगला है, भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो देखिए अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में फिर है, भारत का वह सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। सब थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर समझेंगे। देखिए इसमें जो हमारा हो जाता है, ये इसकी बात कर रहा है, तो देखिए सबसे जो हमारा नॉर्थ हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा साउथ है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। अब देखिए नॉर्थ में जो हमारा हो जाता है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, इसको हम इंदिरा कॉल बोल देते हैं, ठीक है। ये किबथू है, पूरब में हमारा किबथू है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके बाद में गौहर माता या गौहर माता जो भी आप समझ लीजिए, ये हमारा गुजरात में हो जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सरक्रीक दिया होगा, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक स्थल है, ऐसे आप कह सकते हैं। और जो दक्षिण है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये तो हमारे ठीक है, लेकिन जो हमारा दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमिका, वो हमारा कन्याकुमारी, अभी हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जब हम भारत के मुख्य भूमि की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, या हमारा जो मालदीव हो गया, सॉरी मालदीव, लक्षद्वीप हो गया, तो ये सब क्या है, भारत के ही हिस्से हैं, बशर्ते क्या है कि ये जो है द्वीपीय क्षेत्र में विभाजित है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारा निकोबार है, वहाँ पर एक जगह पड़ता है, उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब इसको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, तो देखिए जो ये हमारा हो जाता है, फिर यहाँ पर तो ये जो हमारा स्थल है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है यही हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। इसके साथ साथ में इसको पिगमेनियन पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिगमेनियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारा जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। और यहीं पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही जरावा हो गया, सेंटिलीज हो गया, ठीक है, ये सब जनजाति भी यहीं पर पाई जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वही ये पूछा हुआ था कि भारत का सुदूरस्थ, ठीक है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और पूछेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। अगला है, भारत की नई, ठीक है, सहस्त्र के सूर्योदय की पहली किरण जिस देशांतर पर देखी गई वह कौन सा है, तो 92 डिग्री 30 मिनट। ये 92 30 मिनट जो बात कर रहा है, ये किबथू की बात कर रहा है, किसकी, किबथू, यानी ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे अंतिम जो छोर है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है, यही जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और उसी को 92 डिग्री 30 मिनट के नाम से जाना जाता है, जैसे कन्याकुमारी को 8 डिग्री 4 मिनट के। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है।
भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान, ध्यान रखिएगा, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो उज्जैन है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है रेड क्लिफ जो लाइन है वो निर्धारित करती है। देखिए, जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। और जो डूरंड लाइन हमारा है वो किसको निर्धारण करता है? तो अफगानिस्तान और भारत को। किसको? अफगानिस्तान और भारत को। और ध्यान रखिएगा, सबसे कम सीमा जो है वो भारत का किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के। और सबसे ज़्यादा किसका लगता है? तो बांग्लादेश का लगता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बांग्लादेश के बाद में किसका लगता है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के बाद में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। आगे हम इसी में देख लेते हैं कि मैकमोहन रेखा। देखिए, मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा बनाती है किसके? भारत और चीन के बीच में। अगला है भारत के वह राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान से कौन कौन सीमा बना सकता है? हमेशा विवाद रहता है। तो एक तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। देखिए, जो जैसे ये भारत का मैप है तो इधर के साइड यानी गुजरात, आप नीचे से स्टार्ट करिए, गुजरात हो गया, गुजरात से ऊपर हमारा राजस्थान हो गया। मैप से समझेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा हमारा उसके बाद में पंजाब को ले लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के बाद में पंजाब को ले लेते हैं और सबसे ऊपर हम जम्मू कश्मीर को। यानी कितने राज्य हो गए? तो ये हमारे 4 राज्य हो गए जो सीमा बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हो जाता है भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है वह राज्य जिसकी सीमा, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। ध्यान रखिएगा, किसके किसके साथ? बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है, तो कौन है? मिजोरम है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और फिर मणिपुर। ठीक है, अगला है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कौन? 8 डिग्री चैनल, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। अब हम देख लेते हैं पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पर्वत एवं पहाड़ देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा हो जाता है, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी हिमाद्री नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री नाम से। अगला है वह चोटी जो भारत में नहीं है, तो कौन सा? गुरला मंदाता एवं नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। अगला है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कर्म क्या है? तो देखिए, क्या कर्म हो सकता है? देखिए, इनका कर्म जो है सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, मैकाल हो गया और छोटा नागपुर पठार हो गया। अच्छा, एक बात यहीं पर समझ लेते हैं, जो हमारा सतपुड़ा हो गया, ठीक है, और इसके अलावा विंध्यन हो गया, और इसके अलावा, ठीक है, हमारा सतपुड़ा, विंध्यन और अरावली, ये तीनों जो हमारा अवशिष्ट पर्वत या सबसे पुराने पर्वत का उदाहरण है। और पूरे विश्व में अगर बात करें तो सबसे पुराना जो उदाहरण है वो हो जाएगा हमारा अरावली पर्वत। ध्यान रखिएगा, कौन सा? अरावली पर्वत। ठीक, तो आगे इसी में देख लेते हैं, सबसे पुराना पर्वतीय क्रम कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वतीय क्रम कौन सा है? अरावली है। अच्छा, अरावली के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारी अरावली है, अरावली, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ध्यान रखिएगा, कितनी है? 1722 मीटर है। और अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमने बता दिया कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसी पे जो है एक मंदिर है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, उसको जो है कहाँ पर है? ये जैन धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो ध्यान रखिएगा। और यहीं पर पास में ही नक्की झील स्थित है। ठीक है, कौन सी है? नक्की झील है। कहाँ पर? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में जैसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, ढेबर झील हो गया, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण झील थी राजस्थान की, वो भी हमने बता दिया, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे हम इसी में देख लेते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सुंदर उदाहरण है किसका? तो सरोवरीय मैदान का। ठीक है, किसका? सरोवरीय मैदान का। अगला है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें। ध्यान रखिएगा, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव के जीवाश्म मिलते हैं। अगला है एवं वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में, ठीक है, मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में, ठीक है, ये सारी बातें जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में एकदम बिल्कुल ठीक बात है। यानी मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान, जो परतदार चट्टान है वो क्या है? जीवाश्महीन है। और लघु हिमालय की परतदार चट्टान में क्या है? जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं।
ठीक है। और वाह हिमालय के शिवालिक में जो है मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। 3 बातें कही गई हैं और तीनों बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए हमको तीनों ध्यान रखना है। अगला है भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा धारवाड़ जैसे हो गया, कुडप्पा हो गया, ठीक है, गोंडवाना हो गया, धारवाड़ हो गया। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खनिज भंडार के दृष्टिकोण से कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगला हमारा हो जाता है, यह एक, ठीक है, भ्रंशोस्त पर्वत है और इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड, ठीक है, लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो ये किसके संबंध में कहा गया है, तो ये पश्चिमी घाट के संबंध में कहा गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पश्चिमी घाट के बारे में। ये हमारा जो है, ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है और ये हमारा हो जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ये भारत का प्राचीनतम स्थल है और इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ था। तो इसमें जो है बेसाल्ट चट्टानें निकली थी, जो वो छोटे छोटे चिपचिपा पदार्थ की तरह होती हैं, ठीक है। और ये महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में, इसीलिए इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी में जो है दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो इसी को, इसमें जो है काली मिट्टी, कैसी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये जब हल्का सा भी नमी पाती है उसके बाद सूखने के बाद में ये स्वयं जो है फटने लगती है। इसीलिए इसी काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है और इसकी स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को रेंगुर मिट्टी की भी संज्ञा दी जाती है, मतलब स्थानीय भाषा में इसको रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। और ये जो है कपास के लिए, किसके, कपास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। और साथ साथ में नमी धारण करने के बाद में जब ये सूखता है तो इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और ये गन्ने के लिए और कपास के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्वाधिक इम्पोर्टेंट ये कपास की खेती के लिए है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जो है एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में पड़ती है, बुढ़ावल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लोनार झील। कौन सी? लोनार झील, जो क्रेटर झील का उदाहरण हो जाती है। किसका? क्रेटर झील का उदाहरण हो जाती है। अब थोड़ा सा यहीं समझ लेते हैं, जब बात आ गई है, ये क्रेटर झील का उदाहरण क्या है, लोनार झील। ध्यान रखिएगा, कौन सा झील? लोनार झील। अब ये क्रेटर क्या होता है, तो जब इसका लावा से निर्माण हुआ होगा, तो जब उस समय घटना सूर्य की प्रक्रिया की हुई होगी, अब उसको बहुत लंबा तो नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है छोटा सा गड्ढा बन गया होगा और इसमें जो है ऐसे ऐसे करके पानी बहुत सारे भर गए होंगे। तो इन्हीं पानी को जो है, जब यही पानी का जो स्थान है, जब ये बड़ा रूप ले लेता है तो इसको कार्लेरा कहते हैं। और छोटी सी जो झील होती है इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को क्रेटर बोलते हैं। तो वही पूछता है कि निम्न में से लोनार झील कहाँ स्थित है, या फिर लोनार झील किसका उदाहरण है, तो क्रेटर झील का उदाहरण है। आप समझ गए होंगे कि क्रेटर झील और कार्लेरा में क्या अंतर होता है, तो यही हमको बताना था। बाकी अगर बात करें थोड़ा सा और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं, ये जो हमारा पड़ता है, तो देखिए ये हमारा हो जाता है गुजरात। कौन सा हो जाता है? गुजरात हो जाता है। फिर ये हमारा महाराष्ट्र हो जाता है, या मुंबई कह लीजिए। इसके बाद से हमारा ये हो जाता है गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा बेंगलोर हो जाता है और कर्नाटक हो जाता है, ठीक है, राजधानी उसकी कहाँ है? बेंगलोर है। इसके बाद में इधर केरल और इधर हमारा तमिलनाडु हो जाता है। कौन सा? तमिलनाडु। इसके बाद में फिर हमारा यहाँ पर आंध्रा हो जाता है, ठीक है, उड़ीसा हो जाता है और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है भारत में तटों की संख्या कितनी है, किसकी? भारत में तटों की संख्या कितनी है, ठीक है, भारत में तटों की संख्या कितनी है, तो तटों की संख्या 9 है। ध्यान रखिएगा, भारत में तटीय क्षेत्र कितने हैं, तो तटीय क्षेत्र 9 है। और सबसे ज़्यादा जो है, सबसे बड़ा तट क्षेत्र किसका है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा तट क्षेत्र गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले कि हमारा जो है इधर कितने हैं, यानी पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में तटों की संख्या 5 है, जबकि पूरब साइड में कितने हैं? 4 हैं। और एक और बात यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जो ज़्यादा समृद्ध तट है वो पश्चिमी तट है, ना कि पूर्वी तट है, क्योंकि ज़्यादा हमारा जो आयात निर्यात होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारा पश्चिमी तट से होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आगे आगे जैसे जैसे तटों के बारे में आएगा तो हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते रहेंगे, ये आपको एक थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बता दिए हैं। आगे इसी में देख लेते हैं।
तो यही हमारा था। तो हमने बता दिया कि पश्चिमी घाट में अगला है कंचनजंगा शिखर स्थित है। देखिए जो कंचनजंगा हमारा है ये भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। ध्यान रखिएगा कौन सा? कंचनजंगा। और वो भी कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिक्किम में अगर थोड़ा सा बात कर लें तो सिक्किम में जो हमारा हो जाता है वो नाथुला दर्रा बहुत फेमस है। कौन सा? नाथुला दर्रा। ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। और जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रा हमारा कहाँ है? तो दोनों दर्रा सिक्किम में है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है अक्साई चीन जो है ये भाग है। ध्यान रखिएगा अक्साई चीन जो है ये लद्दाख का भाग है। किसका? लद्दाख का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है पिछले 2 सालों में, अभी तो नहीं। पैंगवांग सो। ठीक है, पैंगवांग सो जो है, सो का तात्पर्य झील से होता है। सो का मतलब ही झील होता है वहाँ की स्थानीय भाषा में। तो पैंगवांग सो, फिंगर 4, फिंगर 8 ये सब प्लेस के नाम है वहाँ पर। तो जो है अक्साई चीन किसका भाग है? तो ये लद्दाख पठार का भाग है। अगला है हिमालय पर्यायवाची है। किसका? महान हिमालय का। ध्यान रखिएगा हिमालय जो है पर्यायवाची किसका है? महान हिमालय का। अगला है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा पीर पंजाल जो हमारी श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वह है। तो देखिए कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वह है धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, कौन से हैं? धौलाधर और पीर पंजाल। अगला है उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। देखिए जो उत्तर प्रदेशीय यानी कि क्षेत्र है उसमें जो हिमाचल है, ठीक है, तो ये 1996 की बात कर रहा है। तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा कौन था? उत्तराखंड था। लेकिन आज जो है उत्तराखंड का हिस्सा मतलब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा नहीं रहा, सन 2000 में अलग हो गया है। लेकिन उस समय के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नंदा देवी जो है, यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी हमारी कौन सी है? नंदा देवी है। आगे हम अगर इसमें बात कर लें तो वह पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बताती हैं। मतलब यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर और फिर यहाँ पर आके जब दोनों एक जगह पे मिल जाती हैं तो ये स्थल कौन सा है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कौन सी? टोडा जनजाति पाई जाती है जो बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ बहुत सारी शादियाँ की जाती हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे कि ये कितने सीमा मतलब कितने राज्यों से, तो देखिए जो ये हमारा है एक तो केरल है, ठीक है, और केरल, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल है। मतलब सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों जगहों पे जो है गुजरती है कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। और इसमें कौन सी जनजाति हमने बताया है? तो टोडा जनजाति। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो देखिए जो हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या नाम है? न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लें तो यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? इसरो का। इसरो बहुत चर्चा में इस समय, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है जो कि सफल भी रहा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म हुआ। और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। ध्यान रखिएगा कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में इसके जो 10वें अध्यक्ष हैं कौन हैं? डॉक्टर सोमनाथ हैं, जिनकी देख रेख में हुआ। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगर और थोड़ा सा बात कर लें तो ये स्थित कहाँ है जो इसका रिसर्च सेंटर है? तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा श्री सतीश धवन अंतरिक्ष, ठीक है, केंद्र के नाम से हरिकोटा में स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से। ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। और जो सिलिकॉन होता है, ये जो चिप बनता है उसमें लगा होता है। सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुद्रेमुख की जो पहाड़ी है ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारा कर्नाटक में ही स्थित है। और ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भी है जो लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा जो बात था हमने कर्नाटक के बारे में जान लिया। इसके बाद में फिर आगे देख लेते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह हैं। तो देखिए कार्डमम की जो पहाड़ी है वो हमारी इलायची के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला है
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। कौन सी है? अनाई मुडी है। अगला है नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो देखिए नंगा पर्वत जो हमारा है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला है लघु हिमकाल मनाया जाता है 1650 से 1870। ध्यान रखिएगा 1650 से 1870। अगला हमारा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए सैंडल पीक हो जाती है, जो हमारा अंडमान और निकोबार है, ठीक है। इन पूरे की संपूर्ण की, ये हमारा निकोबार हो गया, ये 10 डिग्री, तो इन सब की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। यदि निकोबार सिर्फ पूछ लेगा कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा माउंट थुलियर। ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा? माउंट थुलियर नाम से हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इसी में कि कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। अगला है सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो शिवालिक हो जाएगा, सबसे अंतिम में निर्माण हुआ है। अगला है धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, तो देखिए लघु हिमालय हो जाएगा। और अगला है नर्मदा व तापी नदियां जो है घिरी हुई हैं किससे? सतपुड़ा से। ये हमारा जो है सतपुड़ा हो जाता है। और यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये दोनों जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। किसका? ये दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। और पश्चिम की तरफ गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी ही हो जाएगा। आगे इसमें देख लेते हैं जो राज्य हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए तमिलनाडु जो है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो तमिलनाडु की इसमें जो हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी दोदा बेटा। कौन सी हो जाएगी? दोदा बेटा हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने अभी ऊपर देखा था कि राजस्थान की कौन सी है, तो देखिए इसका मिलाना क्या है, सामने ही दिया हुआ है, गुरु शिखर है। और फिर हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ हो जाएगी। और नागालैंड का हमारा क्या हो जाएगा? सारामती हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया तमिलनाडु का हमारा क्या हो गया? दोदा बेटा हो गया, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा दक्षिण भारत का कौन सा है? अनाईमुडी है। दूसरा दोदा बेटा है और तीसरा कुद्रेमुख है। ध्यान रखिएगा तीनों का क्रम। और राजस्थान का गुरु शिखर हो गया, नागालैंड का हमने देख लिया सारामती हो गया, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देख लेते हैं, फिर नीचे भी दिया हुआ है। देखिए तमिलनाडु का क्या हो गया यहाँ पर? तो दोदा बेटा है, इसमें मिलाना नहीं है। उत्तराखंड का हमने अभी देखा था नंदा देवी है, ठीक है। नागालैंड का भी देख लिया सारामती। और केरल का हमारा अनाईमुडी हो गया, ये हमने अभी देखा था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था और इसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा और बच गया है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग कल देखेंगे, छोटा छोटा क्लास रखेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देख लेते हैं नोकरेक। ये नोकरेक जो हमारा है ये मेघालय में, ध्यान रखिएगा। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी हमारी हो जाती है शिलांग। ये भी ध्यान रखिएगा कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग है। अगला हमारा है अगस्ता मलाई। कि अगस्ता मलाई जो है कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और एक बात और समझ लीजिए केरल के परिप्रेक्ष्य में कि केरल जो है, यहाँ के बंदरगाह का क्या नाम है? तो कोच्चि नाम है। क्या नाम है? कोच्चि बंदरगाह किसको कहते हैं? केरल के बंदरगाह को कहते हैं। और जो इसका तट है उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और ये थोरियम में पाया जाने वाला एक तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोजाइट। उसके लिए बहुत फेमस है, मतलब मोनोजाइट जो है उसके लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? उत्तराखंड की। अच्छा उत्तराखंड में जनजाति पूछता है तो देखिए माना जो हो गया, माना, नीति, ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 जनजातियां ना जाने कितनी बार पूछा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उत्तराखंड है यहाँ की माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों जो है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि नंदा देवी उत्तराखंड, और इसके बाद देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश। मैकाल रेंज जो स्थित है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास भी कहाँ स्थित है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य क्या स्थित है, तो वो हमारा लेह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो देख लिए हैं, और ऐसे ही जो है अब अनवरत कक्षाएं जो हैं चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।